नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या एक बयान तक सीमित नहीं है। ये मामला अब सत्ता, जांच एजेंसियों, अदालतों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के आपसी टकराव की एक बड़ी तस्वीर बन चुका है। एक तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और इनके बीच में खड़ी है प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियां, जिनकी भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे विवाद की जड़ 8 जनवरी को कोलकाता में पड़ी। उस दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी की छापेमारी के खिलाफ एक सभा को संबोधित कर रही थी। मंच से बोलते हुए उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे कथित कोयला तस्करी घोटाले का पैसा नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचता है। यह बयान राजनीतिक हलकों में एक धमाके की तरह था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह कोई साधारण आरोप नहीं था। एक मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा देश के गृह मंत्री और राज्य के नेता प्रतिपक्ष को सीधे भ्रष्टाचार से जोड़ना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मामला बन जाता है। इसी बयान के बाद शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजा। अपने नोटिस में शुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने बिना किसी सबूत के सार्वजनिक मंच से उनके खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से 72 घंटे के भीतर अपने दावों के ठोस प्रमाण पेश करने की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि अगर तय समय में कोई जवाब नहीं मिलता तो वे मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जानबूझकर ईडी की जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। उनके मुताबिक जैसे ही जांच एजेंसियां कोयला तस्करी नेटवर्क और उससे जुड़े राजनीतिक संबंधों की जांच में आगे बढ़ती हैं, वैसे ही सरकार की तरफ से आक्रामक बयानबाजी शुरू हो जाती है। इसी बिंदु से इस कहानी में ईडी की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाती है। हाल के दिनों में प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक से जुड़े कुछ ठिकानों पर तलाशी ली थी। ईडी का दावा है कि यह कार्रवाई कोयला तस्करी से जुड़े कथित मनी ट्रेल की जांच का हिस्सा थी। लेकिन इस तलाशी के दौरान हालात अचानक बदल गए जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। ममता बनर्जी ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी जबरन दस्तावेज ले जा रही थी और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और कोलकाता की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी किया। मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी तेजी से आगे बढ़ा। तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की तलाशी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं ईडी ने भी पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ 28 पन्नों की याचिका दाखिल की। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हुए जांच में हस्तक्षेप किया, फॉरेंसिक जांच बाधित की और डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका पैदा की। 9 जनवरी को इस मामले की सुनवाई तय थी, लेकिन अदालत में जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। जज के कोर्ट रूम में पहुंचने से पहले ही भारी भीड़ जमा हो गई। कोर्ट रूम खाली कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। वकीलों के बीच बहस, धक्का मुक्की और हंगामे के बाद जज को बिना सुनवाई किए अदालत छोड़नी पड़ी। अंततः सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी गई। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे गंभीर पहलू की। ईडी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में 2017 से 2020 के बीच एक संगठित कोयला तस्करी नेटवर्क सक्रिय था। एजेंसी के मुताबिक इस नेटवर्क ने करीब 2742 करोड़ रुपए का अवैध नकद कोष तैयार किया। ईडी का कहना है कि इसी पैसे में से लगभग 20 करोड़ रुपए हवाले के जरिए आईपैक के गोवा इसी चुनावी अभियानों तक पहुंचे। ईडी ने अदालत से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच और स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच की मांग की है। एजेंसी का तर्क है कि स्थानीय स्तर पर जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए केंद्रीय स्तर पर निष्पक्ष जांच जरूरी है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन सभी आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी शासित राज्यों को दबाने के लिए कर रही है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ ईडी बल्कि चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है। एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वोटर डेटा चोरी किया जा रहा है और एजेंसियां लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास कुछ पेन ड्राइव है जिनमें केंद्र के बड़े नेताओं के खिलाफ सबूत मौजूद है। हालांकि इन दावों को लेकर अभी तक कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद की असल सच्चाई क्या है।
क्या वाकई कोयला तस्करी का पैसा राजनीतिक अभियानों तक पहुंचा? क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं या फिर राजनीतिक दबाव में? और क्या मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के पीछे कोई ठोस आधार है या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास साफ साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह मामला अब सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।